कैरियर अगर एक्टर को बनाना होता था तो सिनेमा ही ऑप्शन था, कोई और था नहीं। जब मैं तो बचपन से थिएटर से मैंने अपनी शुरुआत की तो थिएटर में एज ए रेडियो आर्टिस्ट की, क्योंकि उससे पहले तो रेडियो ही एंटरटेनमेंट था। और चूंकि मेरे पिताजी रेडियो से जुड़े थे तो मैं भी रेडियो का ही एक ड्रामा आर्टिस्ट बन के मैंने अपना शुरुआत की। 6वीं-7वीं क्लास में था मैं। धीरे धीरे फिर उसके बाद थिएटर करने लगे। और जब एक्टिंग को कैरियर बनाने का ऑप्शन आया, जब इस मुकाम पे पहुंचे कि अब क्या करना है लाइफ में, तब तक एक अंदर से एक ये डिसीजन ले लिया था कि एक्टिंग करनी है और एक्टर ही बनना है। और लेकिन ये था कि कोई गलतफहमी नहीं थी अपने बारे में कि मुझे हीरो बनना है, मुझे ये सब करना है। मुझे था कि अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि कैरेक्टर्स की डेफिनेशन ये होती थी कि जब हम सोचते भी थे कि सिनेमा में भी कैरियर करना है तो क्या है साहब, हीरो हीरोइन, उसके बाद एक विलन और एक कॉमेडियन, ये एक फॉर्मूला होता था। और उसी फॉर्मूले पे फिल्में बनती जाती थी और लोग एंजॉय करते थे, उनके पास वही एंटरटेनमेंट था। उसमें यह था कि जो हमारे समझ लीजिए हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। हर चीज में संगीत, सेलिब्रेशन है संगीत, कुछ भी है, एक संगीत का एक अपना महत्व है। तो वो सारी फिल्मों में संगीत बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, गाने इंपॉर्टेंट होते थे, गाने क्रेज होते थे, लोग सारा दिन विविध भारती रेडियो ही गाने ही सुनते रहते थे। तो वो एक माहौल, एंटरटेनमेंट का अपना एक जो माहौल था वो अपने आप में सीमित था उतने तक। कहानी का स्कोप भी लोगों के दिमाग में उतने तक गए, यार वो उसका रोमांस, और यार वो विलेन ने साला ऐसा, और पब्लिक जो वो जो थ्रिल मिलता है। अब आज के टाइम में उन फिल्मों को आप दिखाओ तो पब्लिक वैसे रिएक्ट नहीं करेगी जो आज की दौर की जनरेशन, क्योंकि वो जो बदलाव आया है एक मेलोड्रामेटिक फॉर्मेट जिसमें हर चीज लार्जर देन लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो। सिनेमा अपने आप में एक लार्जर देन लाइफ फॉर्मेट है, लेकिन उसमें पात्र भी अगर लार्जर देन लाइफ हो, एक्सेजरेटेड हो, तो वो उस जमाने की देन थी। और उस जमाने में वो एक्सेजरेटेड पार्ट अच्छे लगते थे, डायलॉग बाजी अच्छी लगती थी। क्योंकि हमारे आप साहित्य लिटरेचर में देखिए, खूबसूरती जो थी अच्छी डायलॉग पढ़ने की थी, कविताओं की खूब, गद्य और पद्य का जो एक समावेश था एक उसमें क्या कहते हैं किसी भी उसमें, वो अपने आप में इतना। लेकिन धीरे धीरे पोइट्री खत्म होती गई, धीरे धीरे वो डायलॉग का जो फॉर्मेशन था, जो डायलॉग, अच्छे डायलॉग सुनने का, या क्या डायलॉग लिखे हुए, अब वो नहीं रहा। राजकुमार साहब क्या डायलॉग बोलते थे, क्योंकि अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो ट्रांजिशन रियलिस्टिक की तरफ चला गया। रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल जहां पात्र रियल लाइफ लगे, जहां परफॉर्मेंस रियल लाइफ लगे। तो इस तरह का जो हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे दौर के एक्टर आए जो एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस करना चाहते थे, उस जमाने में, उस दौर में, उस फॉर्मूला में अपने आप को फिट करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता था। थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करते थे, यार ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, बहुत बनावटी लग रहा है। और अगर हम रियलिस्टिक करना चाहते थे तो डायरेक्टर, और उस जमाने के डायरेक्टर ये कहते थे, यार थोड़ा लाउड करो, थोड़ा लाउड करो। तो वो क्या होता था कि वो एक कॉन्ट्रास्ट था। आप सीरियस तरीके की चीज करना चाह रहे हैं, लेकिन करवा आपसे जो डिमांड है वो एग्जेजरेटेड है, क्योंकि फॉर्मेट वैसा है। तो अपने आप को हमें उसमें फिट करना पड़ता था। तो जो रियलिस्टिक, क्योंकि अब मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा, जबकि उस जमाने में लोग थिएटर की परफॉर्मेंस को कहते थे बड़ी लाउड परफॉर्मेंस, लेकिन रियलिस्टिक परफॉर्मेंस थिएटर में भी होती थी। आज तो होती है, लेकिन उस जमाने में भी होती थी। तो हमें लगता था कि यार ये बहुत एग्जेजरेट है, बहुत, लेकिन करना है, क्योंकि हमें अपने आप को उस फॉर्मेट में फिट करना है। तो अब जैसे हमारे जैसे एक्टर जो फिल्म इंस्टीट्यूट से भी ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने अपनी पॉलिशिंग वहां भी की, थोड़ी लर्निंग भी की, तो बहुत सी चीजें जो आप लर्न करते हो, वो जब हम उस फॉर्मेट में आए तो हमको अनलर्न करना पड़ा कि भाई ये इसमें फिट नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज देखिए आज के दौर में फिट हो रही है, क्योंकि वो ट्रांजिशन जो है लार्जर देन लाइफ एग्जेजरेटेड कैरेक्टर से रियलिस्टिक कैरेक्टर्स पे आ गया है, क्योंकि फॉर्मूले अब खत्म हो गए। अब कंटेंट चाहिए, अब कहानी चाहिए।
और हुआ क्या है कि फिल्म से हम लोग आए, टेलीविजन बढ़ा, डिजिटल हुआ, डिजिटल के बाद आए फिल्म की जरूरत ही नहीं, रॉ मटेरियल जिसको कहते थे जो एक्सपोज होता था उस जमाने में फिल्मों में, कलर, ईस्टमैन कलर और फलाना कलर, ये वो, तो वो फॉर्मेट बदल गया, डिजिटल आ गया। डिजिटल में अब लोगों को रॉ स्टॉक की इतनी चिंता नहीं रहती कि इतना खर्च हो गया और ये हो गया, और एक्सपोजर जो है, ग्लोब हमारा छोटा हो गया। मतलब एक, हम आज वर्ल्ड का कोई भी तरह का सिनेमा हम बैठ के देख सकते हैं, किसी भी तरह का कहानियां, कंटेंट, जब रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की ऑडियंस बन गई। अब आप देखिए वो जब जो मैं ब्रॉडर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला ओरिएंटेड सिनेमा की बात करूं, उस जमाने में आप देखिए एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको लोग पैरेलल सिनेमा कहते थे। श्याम बेनेगल, ओ ये क्या कहते हैं, गोविंद निलानी, ऐसे कुछ फिल्म मेकर्स आए, और वो वही टाइम था जब हम लोग भी इंडस्ट्री में आए थे। तो वो उस टाइम में उन लोगों ने अटेम्प्ट किया रियलिस्टिक फिल्म बनाने का, लेकिन वो रियलिस्टिक फिल्म चली नहीं। एनएफडीसी ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, सब कुछ हुई, फिर क्या होता था, बन जाती थी, फिर लोग कहते थे एनएफडीसी के सपोर्ट से फिल्म तो हमने बना ली, बन भी गई, अच्छी बन गई, फॉरेन में जाके कहीं अवार्ड वगैरह भी जीत लिए, लेकिन हमारे यहाँ की लोकल ऑडियंस पे वो फिल्म गई नहीं, क्योंकि कोई उसका बायर ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं था। तो किसी जगह मॉर्निंग शो रिलीज हो जाती थी, कहीं एक हफ्ते चली, फिर हटो खत्म। तो इस तरह का होता था। तो एनएफडीसी की भी हिम्मत फिर आगे फर्दर उतनी नहीं बनी कि भाई हमारी फिल्में जब उतना नहीं हो। और तो और छोड़िए, शशि कपूर जी ने अटेम्प्ट किया रियलिस्टिक, 36 चौरंगी लेन और 2-3 फिल्में, और कलयुग, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की फिल्में उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं चल पाई, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, वो ग्रेजुअली चेंज हुआ, और वो आज जाके चेंज हुआ है। तो आज क्या हो रहा है, लोग डिफरेंट कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सेक्ट ऑडियंस का ऐसा है जो अभी भी उस एंटरटेनमेंट को एंजॉय करता है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट में भी उन्होंने कुछ रियलिस्टिक चीजें अब डालनी शुरू कर दी। जैसे बीच में भी एक करण जौहर की वो फिल्म आई थी जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह थे, और अभी भी आई हैं, उसमें भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं। और आप देखिए साउथ की सारी फिल्में, उसमें कैसे कैसे इफेक्ट्स कर रहे हैं वो लोग, और साउथ की फिल्मों की अपनी हिंदी ऑडियंस जो है साउथ की फिल्मों की ऑडियंस हो गई ओटीटी की वजह से। तो क्या हो गया, हर चीज का एक्सपोजर एक दूसरे का, हमारे लोकल में कल्चरल, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, इधर का हो, मलयालम हो, हैदराबाद तेलुगु सिनेमा हो, ये सारा आपस में वो हो गया है, सब देखने लगे हैं, और जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है अरे यार तो बहुत बढ़िया फिल्म, दूसरी देखने लगते। तो ऐसे हमारे यहाँ ऑडियंस की पूरी हैबिट, जो उस तरह की ऑडियंस है जो समझती है, कंटेंट को भी समझती है और एंटरटेनमेंट को भी समझ, तो वो पूरा उसको एक नया फॉर्मेट मिल गया है। लेकिन एक ऑडियंस अभी भी है जो थिएटर में जाके सीटी बजाना चाहती है, थिएटर में जाके शोर मचाना चाहते हैं, थिएटर में जाके देखना चाहते हैं, गाने बढ़िया वो नाचना चाहते हैं, वही गाने फिर हमारे यहाँ शादी ब्याहों में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग आनंद है। तो वो फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, लेकिन उस फॉर्मेट में भी मैंने देखा कि जैसे गाने भी डाल दिए, अनरियलिस्टिक सिचुएशन भी डाल दी, लेकिन अब उनकी है ऑडियंस। अब इतना हंगामा मचा है इसका, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, ये है स्पेशल इफेक्ट्स, आई ना, अब कितनी चली कितनी नहीं वो बात की बात है, लेकिन थिएटर में एक लोगों की एक्सपेक्टेशन कि यार शाहरुख की फिल्म आ रही है, तो वो एक थिएटर में जाने वाले दर्शकों का एक अपना है अभी भी। लेकिन वो ठीक है, वो रहेगा, वो मनोरंजन है, लेकिन एक मनोरंजन अच्छे कंटेंट के साथ उसको दर्शक मिलना जो पहले मुश्किल था अब मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। 40 years हो गए, ज्यादा हो, 45 करीब, 76 में आया था मैं। सीरियल से शुरुआत हुई थी? नहीं, मैं तो आया नहीं, तब तो सीरियल थे ही नहीं, तब तो टीवी भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जब मैं आया, तब तो कुछ भी नहीं था। मतलब मैं 74 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गया था, 74 में गया था, 76 में मैं पास आउट हुआ। तो 74 तक मैं दिल्ली में थिएटर भी करता था, रेडियो भी करता था, और उसी टाइम में ये टीवी शुरू हुआ था, प्रोटोटाइप टीवी अपना ब्लैक एंड व्हाइट, दिल्ली के करीब 2 मतलब 25-30 किलोमीटर की रेंज में आता था,
और शाम के टाइम करीब 4-5 घंटे उसका ट्रांसमिशन होता था। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था वो। फिर धीरे धीरे टीवी सेंटर्स बनने शुरू हुए। फिर वो दिल्ली का सेंटर तो हमारे सामने ही हो गया था। मैंने बल्कि नाटक भी किए थे उसमें, दिल्ली छोड़ने से पहले वो जब बना था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बड़े बड़े कैमरा होते थे, वो जर्मन कैमरा बाहर से आते थे, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए दिल्ली दूरदर्शन से और इंडिया रेडियो के ही लोग वहां गए। और कुछ फिल्म इंस्टीट्यूट के जो पुराने सिनेमा के सिनेमाटोग्राफर्स थे, जो यहाँ कहीं खपत नहीं हो पाई थी उनकी, उनको एक नया वो मिल गया था। तो उन कैमरामैन को जर्मनी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, तो वो लाए। तो दूरदर्शन ऐसे एक सेंटर दिल्ली का शुरू हुआ। फिर 72-73 में बॉम्बे का दूरदर्शन शुरू हुआ। तो आपकी शुरुआत से फिल्म से? मेरी शुरू, क्योंकि फिल्म ही था उस वक्त कैरियर। मैंने बताया ना कि उस वक्त क्या था कि एक्टर, अगर आपको एज एन एक्टर अपना कैरियर बनाना है तो सिनेमा ही था, क्योंकि हिंदी थिएटर पनप ही नहीं पाया। जैसे मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, बंगाली थिएटर, इसमें क्या है, एक्टर्स का सर्वाइवल थिएटर से पॉसिबल था। मतलब मराठी में तो लाइवलीहुड आपकी थिएटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, महीने में 25-30 शोज हो रहे हैं, टूर हो रहे हैं। तो वहां के मराठी के जो एक्टर्स थे, बड़े दिग्गज एक्टर्स थे, वो सारे एक्टर्स जो हैं वो थिएटर से उनका सर्वाइवल हो जाता था। कुछ और करने का फिल्मों में काम नहीं भी मिला, और उनका पैशन थिएटर होता था। मतलब अगर थिएटर में अगर कैरियर होता तो हो सकता है मैं शायद थिएटर से ही जुड़ा रहता एज एन एक्टर। सबसे पहली फिल्म कौन सी आई थी आपकी? मेरी सबसे पहली फिल्म थी धुआं। ये थी 78-79। वो फिल्म भी मुझे ऐसे मिली कि टीवी ड्रामा से मिली। तो मैं थिएटर कर रहा था बॉम्बे में और टीवी प्ले करता था, तो 76 की बात है। तो होता ये था कि अब हमें तो इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था, ना कोई हमारा कनेक्शन था। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कोई एक्टर अपना, हर इंडिविजुअल का जो अपना फॉर्म लाइफ का वो है, वो क्या कहते हैं, हर आदमी का एक अपना, जिसे कहते हैं कि हर आदमी की अपनी जर्नी अलग है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कैरियर बनाने आते हैं तो कुछ लोगों के कनेक्शंस होते हैं, कुछ लोगों के कनेक्शन नहीं होते। उनको क्या, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से शुरू करना है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अपने बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि भाई हमें करना क्या है, कैसे रोल्स करने हैं, किस तरह की। तो एक जो माहौल है, उस माहौल में आप एज एन एक्टर कहां फिट बैठते हैं। उस वक्त जब मैं आया था तो मुझे लगता था मैं कैरेक्टर एक्टर्स की ही कैटेगरी का हूं, और वही मैं करना भी चाहता था। तो लेकिन कैरेक्टर एक्टर्स में किस तरह के कैरेक्टर्स होते थे, विलन हो गया, एक कॉमेडियन हो गया, और या फिर कोई और ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर, कहीं पुलिस ऑफिसर हो गया, कहीं नेता हो गया, ये सपोर्टिंग और इंसिडेंटल कैरेक्टर्स कहानी में होते थे। तो पिविटल कैरेक्टर मिलना जो था वो एक बड़ा ट्रिकी था कि वो कैसे मिले, अगर जब तक आपके काम के बारे में कोई जानता नहीं, आपको देगा कौन काम। तो होता यह था कि अब सर्वाइवल भी करना है, आप एक कमरा लेके रहते हैं, उसका किराया भी देना है, 2 वक्त की रोटी भी खानी है, और फिर अगर एक आधा पौवा पीना तो वो उसके लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें अपना, वो आदमी की अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी कहता है कि मैं करूं क्या, कहां से लाऊं। तो आपको एक जरिया बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं भाई रईसजादे, जिनके बाप कहते हैं जा यार 3-4 साल के लगा ले कैरियर, ये रहे पैसे हर महीने के, घर पे रह लेना, घर ले लेना, गाड़ी ले लेना, ऐश कर। वो ऐश ही करते रहते हैं, कहीं तो फिर कुछ होता नहीं है। तो धुआं में और कौन कौन था आपके साथ? मिठुन चक्रवर्ती था, मिठुन चक्रवर्ती, रंजीता, राखी। सर जितने आपने फिल्में की हैं, सैकड़ों फिल्में आपने काम की हैं, कुछ एक मेन कैरेक्टर या मेन फिल्में होंगी जो आपको भी, जिन्होंने आपको एक बड़ी पहचान दी होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम पिक्चर देखी, टॉयलेट एक्वेरियम था, विषय भी अच्छा था, नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट था, उसमें आपको एक पहचान मिली अक्षय कुमार के माध्यम। ऐसे और कौन से लोग जो आपको भी अच्छी लगती है कि हाँ उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा दमदार था और मुझे एक पहचान मिली? एक फिल्म थी लेकिन वो चली नहीं, ऐसे तो बहुत से कैरेक्टर्स मैंने किए, लेकिन कुछ फिल्में चली नहीं। मुझे लगता है ऐसा कोई अभिनेता नहीं होगा बड़ा जिसके साथ में काम। हाँ, मैंने लगभग सभी के साथ काम किया। अमित जी के साथ तो मैंने 3 फिल्में की,
जिसमें से मेरा एक अग्निपथ का कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आया, हाँ वो बहुत पसंद आया था। एक कॉमेडी फिल्म की थी मैंने, उसमें सब कॉमेडियंस थे, बॉम्बे टू गोवा, वो कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आया था। और एक फिल्म थी अमित जी के साथ जो मैंने की थी, वो उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन वो प्रॉपर उसकी रिलीज नहीं, मैं आजाद हूँ, उस फिल्म का नाम था मैं आजाद हूँ, वो टिन्नू आनंद ने डायरेक्ट की थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। तो इस तरह की, लेकिन क्या हुआ था कि जब मुझे पहली फिल्म धुआं मिली, तो वो मुझे मिली एक टीवी प्ले मैंने किया था, ब्लैक एंड व्हाइट प्ले था, उसका नाम था कलंक। तो उसमें दो ही कैरेक्टर थे, मैं था, मेरा मेन कैरेक्टर था, और मेरा एक ब्रदर बनता है, बड़ा भाई। दो ही कैरेक्टर थे, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। 45 मिनट्स का प्ले था वो। तो वो लोगों ने वो बहुत सराहा उस वक्त। तो उसकी ये मतलब वहां उस जमाने में ऐसे पता चलता था कि दूरदर्शन में चिट्ठियां भेजते थे लोग ना, तब तो और कुछ था नहीं, इंटरनेट इंटरनेट, तो दूरदर्शन में चिट्ठियां आती थी प्रशंसा करने वालों की, एक चिट्ठियां आती थी कि भाई आप पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम प्रसारित हुए उसमें ये है, ये वाला नाटक जो बहुत बढ़िया था, और वो बकायदा पढ़े भी जाते थे। हाँ हाँ नाम है। तो उस तरह से होता था, तो पॉपुलैरिटी का पैमाना वही होता था कि भाई जो लेटर पत्र आते थे, तो वो जो मेरा नाटक है उसके बहुत चिट्ठियां उठियां आई और बहुत कुछ हुआ, और मुझे भी बड़ी संतुष्टि हुई उसमें काम करके, बहुत ही पावरफुल मेरा कैरेक्टर। तो अच्छा, तब तक क्या था कि सर्वाइवल के लिए मैं रेडियो प्रोग्राम्स करता था, रेडियो कमर्शियल्स करता था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की कमेंट्रीज करता था, फिल्म्स डिवीजन की, क्योंकि मैं सब जगह अप्रूव्ड था दिल्ली में। दिल्ली जब मैंने कॉलेज में था तभी मैं सब जगह अप्रूव्ड था, फिल्म डिवीजन में एज ए कमेंटेटर अप्रूव्ड था, टेलीविजन में एज एन आर्टिस्ट अप्रूव्ड होता, रेडियो का भी मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट था, तो सब जगह मैं अप्रूव्ड था। तो मैंने क्या किया, जब मैं बॉम्बे गया तो मैंने अपने दिल्ली के सारे अप्रूवल्स जो थे वो बॉम्बे मंगवा लिए, ताकि वहां दोबारा फ्रेश ऑडिशन ना करना पड़े, सबको पता रहे कि भाई ये दिल्ली से बॉम्बे आया है। तो लकीली हो भी गया। तो फिर बॉम्बे में मुझे कमर्शियल, रेडियो कमर्शियल्स वगैरह मिलने लगे, फिल्म्स डिवीजन की कमेंट्रीज मिलने लगी, और टेलीविजन में एक प्रोग्राम आता था उसकी कमेंट्री भी मैं लिखता था और बोलता भी था। तो इस तरह के बहुत से काम करता था। तो होता क्या था कि मंथली जो है मेरा खर्चा निकल आता था अच्छे से, बढ़िया से, तो वो चलता रहा। उससे जो टाइम बचता था वो मैं थिएटर करता था। मैं उस वक्त इप्टा के साथ प्ले करता था, तो मैंने इप्टा के साथ करीब 20 साल काम किया, 78 से लेकर 98 तक, और दर्जनों प्ले किए, और एक से एक कामयाब प्ले किए। तो और तब तक पृथ्वी थिएटर बन चुका था, तो वो एक अलग जगह हुई थी जहां लोग आते थे, नाटक देखते थे, परफॉर्मेंस देखते थे। मेरे एक दो नाटक तो ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों ने देखे थे, प्रोड्यूसरों ने, एक्टरों ने। एक नाटक था मेरा बकरी, वो तो पूरी इंडस्ट्री देख चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त, तो स्टेज प्ले। तो थोड़ा सा क्या है, पॉपुलैरिटी होने लगी थी, मतलब एज एन एक्टर पहचान होने लगी थी। तो ये टीवी प्ले जब मेरा आया, ब्लैक एंड व्हाइट का जो जमाना, उसमें वो प्ले कहीं, ये दुलाल गुहा उसके डायरेक्टर थे, ये बंगाली डायरेक्टर थे, बहुत मशहूर डायरेक्टर थे उस जमाने के। उन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में, प्रतिज्ञा, दोस्त, धर्मेंद्र वाली दोस्त, और तीन चार उनकी बड़ी हिट फिल्म थी, और बहुत पॉपुलर डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने जो है, और मिठुन को भी उन्होंने ही प्रमोट किया था उस वक्त, जब मिठा उसको इंस्टीट्यूट वगैरह भेजना वो सब उन्होंने किया। तो मेरे पास आए वो एक बंदा, क्वातला जी थे, वो कहने लगे जी आप कहाँ रहते हो? तो मैं उस वक्त एक लॉज थी, उसमें मैंने रूम ले रखा था, मैं वहां रहता। तो लॉज से रहने दो तुसी? हाँ सरदार जी थे। लॉज से रहने दो? मैं लॉज क्यों, गलत कोई गलत गल है? लॉज तो रहना नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा तुसी हाँ कुछ इधर उधर होगा, तुसी गए हो बम्बई? मैं कहा हो गए, हम तो हो गए कुछ साल, 3-4 साल। अच्छा अच्छा, कितने जगह? मैं बताया वो चंबूर था, वो बड़ी दूर। अच्छा तो आप आ सकते हो? कितने? कहने लगे दुलाल गुहा, नाम तो सुना मैंने, नहीं तो बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो बोले उन्होंने आपको याद किया है। तो मैंने कहा अरे मुझे कैसे याद किया? अरे काम देना होगा तभी याद किया ना। हाँ हाँ कैसे क्या यार? तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तो आ सकते हो आज शाम
मैंने कहा आ सकते हैं। तो मैं चला गया शाम को, उनके घर गया, घर पे बुलाया उन्होंने, मैंने पाँव छुए, हमारे सीनियर थे बहुत से, तो पाँव छू के मैं बैठा वहां, तो आए वो, क्या करता है तुम, किधर का है, मैंने कहा उत्तराखंड का हूँ, पला बड़ा दिल्ली में हूँ और रोजगार के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा। तो मैंने कहा कहाँ देखा आपने, अभी सोचो किधर देखा। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैंने कहा थिएटर में तो पता लग जाता है कौन देखने आया है ऑडियंस, तो आपको तो मैंने कभी हमारे थिएटर में देखा। तो कहा मैंने आपका प्ले देखा, एक टीवी प्ले जो आया था, और मतलब कमाल का परफॉर्मेंस था आपका, एंड यू आर ए फैंटास्टिक एक्टर। मैं आपको यूज करना चाहता हूँ, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस मेरे बेटे के नाम से होगी, और उसमें एक किरदार है, बहुत मेजर किरदार है, पुलिस ऑफिसर। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आपको कास्ट करूं, क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं किसी नॉन एक्टर को लो, तो मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगा कि आपको लेना चाहिए उसमें मुझे। तो मैंने कहा सर ठीक है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो कितने पैसे लेंगे, क्या लेते हैं? मैंने कहा अभी तक तो कुछ नहीं लेता ना, कोई फिक्स है, कुछ ऐसा फिक्स भी नहीं है, कुछ नहीं। अब ये वो तो आप पे है, देख लीजिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए ऐसा। बाकी तो और मैं तो अभी उस पोजीशन में हूं नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। मेरे लिए तो इस वक्त कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और अपने आप मेरा एक्सपोजर, मेरी परफॉर्मेंस का एक्सपोजर, मेरा भी नहीं परफॉर्मेंस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बड़े इंप्रेस हुए, बात में बड़े खुश हुए। और एक होता है ना किसी के साथ इंस्टेंट रेपो बन जाता है, वैसा हो गया। तो कहने लगे बस ठीक है, डन। उसके बाद क्या हुआ कि जो शूटिंग डेट थी उनकी, वो शूटिंग डेट में मेरे प्लेस थे, शोज। जैसे सपोज 15 तारीख से शूट है, 15, 16, 17, तो 15, 16, 17 मेरे शो। तो कहने लगे कि आपका इसमें कुछ है, मैंने कहा मेरे शो है, स्टेज प्ले है। ओह, तो मेरे पास तो सब बड़ा एक्टर का डेट है, राखी जी है, ये है वो है, कैसे करेंगे? मैंने कहा सर शो तो कैंसिल नहीं हो सकता, वो तो करना ही पड़ेगा, आप देखिए कैसे। तो मैंने कहा कि और मैंने आके थिएटर में रिहर्सल में लोगों को बताया कैसा, अरे यार पागल है यार, शो कैंसिल करवा देते। मैंने कहा क्यों करवाए? हम थिएटर के आदमी होकर लोगों से कहते हैं कि भाई थिएटर को जो आपने कमिटमेंट है, वो शो तो आपको करना ही है ना। आज प्रॉब्लम क्या होती है, एक्टर रिहर्सल करने आता है प्ले की, चौथे दिन उसको काम मिलता है तो कहता है मैं तो रिहर्सल से चला जाता। तो नाटक कभी पनप ही नहीं पाया इस तरह से। हम उस वक्त ये सोचते थे कि नहीं यार, नाटक को वो एक कमिटमेंट है, उसके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो ये हो गया। तो थिएटर में हमारे कल ही आर्टिस्ट कहने लगे यार ये क्या कर दिया तुमने, और वो देखना तो गई फिर। मैंने अब गई तो गई यार, ये भी कमिटमेंट है। तो बड़ी दो धम में मैं पड़ गया था उस वक्त। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कह दिया जाइए हम फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो तीसरे दिन फोन आ गया कि सुधीर वो ऐसा है कि हमने रिशफल कर लिया, करना आपको ही है। मैंने कहा अरे साहब दिस इज एन ऑनर। तो मैंने कहने लगा आपको ही करना है, हमने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद का तो कुछ नहीं है ना। मैंने कहा उसके बाद का कुछ नहीं। तो ऐसे मुझे पहली फिल्म, और उससे इतना एडमिशन मिला उतने सीनियर डायरेक्टर से कि पूछो मत। और बाद में उनकी एक और ग्रेटनेस जो मुझे बाद में पता चली, वो ये थी कि वो कहने लगे मैंने आपका जो आपको ये भेजा सरदार जी को, क्वार्टर जी को, आपको फोन करके बुलाने के लिए, वो इसलिए बोला कि मैंने टेलीविजन सेंटर इनको भेजा था और इनसे कहा था कि जरा पता करो ये कौन एक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस अभी प्ले में हुई थी, ये वाले नाटक में पता करो, और उनको ये मत बताना कि फिल्म प्रोड्यूसर ने भेजा है, क्योंकि कोई बताएगा नहीं, सब जलते हैं। ये आदमी की देखो ग्रेटनेस। तो मुझे मिलना था, वहां से मेरी शुरुआत होनी थी, तो हो तो गई, लेकिन क्या हुआ फिल्म भी बनी, ठीक ठाक बन गई। बस वही है कि बॉक्स ऑफिस, उस जमाने में तो बॉक्स ऑफिस इंपॉर्टेंट था।
कितने वीक चली, 100 डेज चली, और उस वक्त तो फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली इससे नापी जाती थी। आज तो अब सिल्वर जुबली कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, 3 दिन का। तो ये सब परिवर्तन का हिस्सा है और उस तरह का तो जर्नी रही वो उस तरह से। लेकिन क्या हुआ कि वो बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती तो बहुत फर्क पड़ता। लेकिन यह है कि चलता रहा फिल्म का सिलसिला, चलते चलते बाद में ये हुआ कि फिर टेलीविजन का जब दौर आया, बुनियाद सीरियल के बाद फिर मुझे एक नया जंप मिला। बस उसके बाद फिर थोड़ा सा डिवाइड हो गया, आधा फिल्म, कुछ समय फिल्म को सीरियल। भाषाओं में भी काम किया? पंजाबी में किया, पंजाबी, हाँ 2 फिल्में की थी पंजाबी बस। एक गुजराती भी की, एक गुजराती भी। एट प्रेजेंट कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अभी तो टीवी तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, और लास्ट शो मेरा टीवी का स्टार प्लस का था, वो खत्म हो गया। उसके बाद अभी 2 फिल्में कंप्लीट हैं। एक ये है सरकार की सेवा में, उस श्रेयस तलपड़े जो है वो उन्होंने डायरेक्ट की है, और ही इज राइटर ऑल्सो, बहुत अच्छी बनाई है, ही इज अ गुड एक्टर ऑल्सो। तो उसमें मेन रोल खुद ही कर रहा है, उसका फादर का कैरेक्टर में है। बहुत अच्छी फिल्म है, छोटी फिल्म है लेकिन वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। और दूसरी एक फिल्म है कैप्सूल गिल, उसका टाइटल हो सकता है चेंज हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो टाइटल उसका कैप्सूल गिल है। वो ये जो त्रासदी हुई थी झारखंड में, इसमें बिहार में, नहीं ये कोयले की खदान में चांस नाला हुआ था ना, जो पानी फट गया था, नीचे मजदूर मर गए थे और एक में बचाए गए थे, करीब 150 मजदूर बचाए गए थे, 80s की बात है। तो उस पे बेस है, तो रियलिस्टिक कंटेंट है पूरा जो मैं बता रहा था, उसी तरह की कहानी के अंदर जो उसमें जो कैसे फंस जाते हैं और फिर कैसे उनका रेस्क्यू होता है, कैसे सब ड्रामा होता है। अक्षय कुमार है उसमें। हाँ। तो जैसे आपका इतना लंबा सफर रहा है, 45 ईयर्स हो गए, तो जो यंग जनरेशन अब फिल्मों में जाना चाहती है, थिएटर में जाना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस चीज का ध्यान रखें, किस चीज को इम्पोर्टेंस दें? तो देखिए, ध्यान तो सबसे बड़ा ये रखना है कि एक तो अपने काम के प्रति ईमानदार होना, और दूसरा क्या है कि आजकल क्या हो गया कि हमारे टाइम में जैसे इतना आसान नहीं था। आज क्या है, इतना आउटलेट्स हैं, टेलीविजन है, ये आज देखिए बहुत से यंगस्टर्स अभी आते ही नहीं है और उनको लॉन्च हो जाते हैं, तो अगर आप थोड़े से एवरेज परफॉर्मर भी हैं और आपको किसी में वो मिल गया और अपने एवरेज परफॉर्मर हैं और आप उस पर मेहनत करते करते थोड़ा सा पॉलिश हो जाते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आज के इन लोगों का क्या है कि इंस्टेंट सक्सेस तो है, लेकिन वो कितना लास्ट करेगी, कितना लंबे समय तक वो काम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या है कि उनके अंदर अभिनय के प्रति, ठीक है गुड एक्टर्स हैं, बहुत से हैं, लेकिन जो एक होता ना, एक नए नए किरदार को एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें ढूंढना, अपने अंदर एक्टर की जो गहराई है उसको नापना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या होता है कि वो इंस्टेंट कैरियर, लेकिन ये है कि फर्क यह है कि उस इंस्टेंट कैरियर में कमर्शियली बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं वो लोग, तो चीजें बदल गई हैं। अगर हम कहें कि भाई आपको, लेकिन जो है, जो अच्छा एक्टर होता है या अच्छा डायरेक्टर होता है, मैंने देखा है कि वो बेसिकली लगा रहता है, जुनूनी होता है। हरियाणा में भी सर काफी आ गए हैं, इनकी फिल्में भी मैंने काम किया था। हरियाणा में कैसा लगता है? कुरुक्षेत्र में भी कई बार आ गए। हाँ। तो हरियाणा कैसा लगा, कुरुक्षेत्र? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आता है मुझे असल में है। हाँ, जो इनकी ये है 48 कोस का जो ये नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे जुड़ने के लिए भी इन्होंने मुझसे कहा है, तो अब देखते हैं कैसे क्या संभावना आगे बनती है। और इन्होंने एक ये है कि यश जी ने यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र में एक ये जो अपना बनाया, जैसे होता है क्या है, अपने ही प्रांत में आदमी कुछ नया करता जाए और एक एक्सपेंड करे और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दे, तो ये इनको काफी उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, जो इन्होंने यहाँ किया है और जो करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा यह है कि सरकार भी अब तो कर रही है, सपोर्ट तो कर ही रही है क्रिएटिव लोगों को, और जो आर्ट के लोग हैं उनको एक बढ़ावा तो मिल ही रहा है। अभी शुरुआत होनी है, अभी शुरुआत होनी है, अभी हुई है। नहीं कर तो बढ़िया, हाँ, कर दे तो बढ़िया ही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ये है कि
हमारे देश का कल्चर इतना गजब का है। अब हरियाणा का एक अपना कल्चर है, पंजाब का एक अपना कल्चर, जैसे मैंने बताया कि साउथ की फिल्मों के लोग वो हो गए हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ हर हर प्रांत में लिटरेचर की कमी नहीं, एक से एक है, बस वही ये बात एक्सपोजर नहीं मिल पाता। वैसा ऐसा लगने लगा है तो वो कंसंट्रेटेड रहा मुंबई में, पर इतने सारे प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं, ऐसा लगता है कि अब मुंबई उतना बड़ा हब शायद आगे आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। हाँ, जितना उसका एक्सपेंशन या तो नॉर्थ नहीं, और देखिए बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ की तरफ होगा। हाँ, अब आने वाले टाइम में क्योंकि एक बहुत बड़ी पहल जो मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार तो खैर छोटी सरकार है, तो मेजर सरकार उत्तर प्रदेश में है, उनका जो इतना बड़ा इनिशिएटिव है फिल्म सिटी को और नोएडा में लेके आना, वो बना रही है और इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम तो ये होती है कि कितना आदमी ट्रैवल करता है, क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल ये है कि पहले बॉम्बे होता था, पुणे हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ना यार पुणे में भी उतना लाइफस्टाइल नहीं है जो बॉम्बे में है, तो बॉम्बे वालों ने फिर क्या किया कि बीच का रास्ता निकाला कि लोनावाला में सेटल हो गए सब। तो ऐसा ही कुछ अब मुझे लगता है कि अगर वो बॉलीवुड होगा और यहाँ इधर हमारे नॉर्थ की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं इसके सेटलमेंट कहीं बीच में। देखिए अभी मेरे ख्याल से मेरे हरियाणा में भी जो फिल्म सिटी बनने जा रही है पिंजौर में, जो एचएमटी होते हैं वो अब जैसे बनी और आ गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने लोकेशन फ्री दी है, अगर कोई भी हरियाणा का प्रोडक्शन हाउस है अगर कहीं भी शूट करना वो बिल्कुल फ्री है, अभी तक नहीं किया है। और बाहर के लिए अगर बैनर वाले आते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट देते हैं। तो अब ये बहुत जरूरी होता है कि इस तरह का आउटलुक अब मुझे लगने लगा कि नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, और क्या होता था पहले जब फिल्में जब बनती थी, जब बॉम्बे में बेस था, क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि ये आर्ट का वो मीडियम है जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है ना, हर चीज में, यानी कोई भी चीज आप क्रिएट करते हो वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। स्टेज तो क्या है कि पर्दा उठा और 3 घंटे में हो गया, जो खत्म, कोई कट फट नहीं, जो भी है वो सामने है, वो सारी कहानी सामने है, उसका एक अलग थ्रिल होता है और जीती जागती ऑडियंस आपके सामने बैठे। इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। आप देखिए जैसे मैं बात कर रहा था कि कलर फिल्में होती थी, रोल होते थे, अब उसके बाद दूसरा आया, अब डिजिटल हो गया, फिर इंटरनेट आया, फिर ये आया, वो आया, मोबाइल आ गया, तो ये जो पूरा परिवर्तन हुआ इसमें आप देखिए स्पेशल इफेक्ट्स आ गए। आज आप कैसी किसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आज आप डे के टाइम में नाइट सीन कर सकते हैं, तो लाइट का इंतजार करने की जरूरत नहीं, डे में कर, ये सारी टेक्नोलॉजी। तो होता क्या था कि पहले ये होता था जब फिल्म पे शूट होती थी तो लेबोरेटरी सारी बॉम्बे में होती थी, तो आप दुनिया में कहीं भी शूट कर रहे हो मटेरियल आपको बॉम्बे भेजना पड़ता था, वहां वो डेवलप होता था, डेवलप होकर देखते थे कि भाई ठीक हो, यूनिट्स जो है वो सारी वहीं आसपास आ गए और वहां कंसंट्रेशन हो गया। और फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लाइट बॉयज, स्पॉट बॉय सब वहीं, तो उसमें क्या होगा कि वहां एक लाइट बॉयज तैयार हो गए कि भाई स्टूडियो में अगर लाइट लगनी है तो कैसे लगनी है, बाहर लाइट्स ले जानी है तो कैसे ले जानी है, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है तो कैसे, तो वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये दूसरे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अब ये है कि जो स्टूडियोज बना रहे हैं लोग या जो काम कर रहे हैं, अगर वहां ज्यादा काम बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, वो दोनों चीजें रिलेटेड है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना भी पड़ेगा, लोग तैयार करने पड़ेंगे, वो जो आज वहां बंबई के आप स्टूडियोज के लाइट बॉयज देखेंगे वो इतने एफिशिएंट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई कैमरामैन क्या चाहता है, कैसे लाइट रखनी, कहां लगानी, वो धीरे धीरे डेवलप, हालांकि वो अनपढ़ लोग होते हैं, वो खाली स्किल है, वो पढ़ने से नहीं आती, वो आपका हाथ कितना साफ हो जाता है उस समझ जजमेंट आ जाता है, जमाना आ गया। अगर कैमरामैन कहता है कि लाइट हाई है, वो थोड़े थोड़े काम करने के बाद उनको पता चल जाता है कि डायरेक्टर कितनी लाइट मांग रहा है, तो वो उतना ही देना है, कितना उसका पावर देनी है। ये सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा कोई क्वेश्चन, सॉरी।